Hi, this is Komal Chaudhary and very good morning to all. I welcome to all at the YouTube channel GS365. Today we will discuss the current affairs of the day और एज यूजुअल हम पहले अपने टॉपिक्स देखने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम आज के सेशन में कवर करेंगे। देन हम स्टार्ट करेंगे हमारे आज के न्यूज़ और एनालिसिस और स्टैटिक पार्ट, राइट। सो सबसे पहले हम देखेंगे टॉपिक कि कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। देन हम बढ़ेंगे अपनी न्यूज़ की तरफ। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं रिवीजन करना और लेक्चर की पीडीएफ लेना तो आप ज्वाइन कीजिए GS365@u और यह है हमारा टेलीग्राम चैनल। यहाँ हर रोज़ आपके साथ शेयर की जाती है पीडीएफ जो भी लेक्चर्स होते हैं उससे रिलेटेड, राइट। सो स्टार्ट करते हैं न्यूज़ के टॉपिक के साथ। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है एक मेरिट योजना के बारे में जानेंगे फर्स्ट, फिर जानेंगे हम PM E-ड्राइव योजना के बारे में, और नेक्स्ट हमारा है पशु स्टेम सेल बायोबैंक क्या है, और एक और न्यूज़ है कैच अनुदान कार्यक्रम। अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक्स वी हैव लिटिल बिट इम्पोर्टेंट मोर टॉपिक दैट इज नॉट मेंशन हियर, यानी कि कुछ और टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, एक दो टॉपिक हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं किए गए बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें हम वर्बली और तरीके से उनको भी पढ़ लेंगे। बट जो टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एग्जाम, रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, रिगार्डिंग योर सिलेक्शन। सो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन प्लीज काइंडली बी अटेंटिव इन द क्लास सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द क्लास। सो स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट न्यूज़ के साथ, और फर्स्ट न्यूज़ हमारा है बेटा क्या, मेरिट योजना। मेरिट योजना क्या है बेसिकली इसके बारे में जानेंगे। न्यूज़ में क्यों है, तो न्यूज़ में क्यों है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन यानी कि मेरिट योजना के लिए बजट सहायता को मंजूरी दे दी है। यानी कि मेरिट योजना के लिए बजट सहायता के लिए मंजूरी मिल गई है, राइट। तो ये तो हो गया हमारा करंट का पार्ट कि करंट अफेयर्स में यानी कि ये न्यूज़ चर्चा का विषय क्यों बनी, क्योंकि इस योजना के लिए बजटीय सहायता यानी कि अमाउंट सैंक्शन हो गया है और मंजूरी मिल गई है। तो क्वेश्चन पहला ये आता है कि यह पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि यह कौन से क्षेत्र की योजना है। तो हमने बात की थी हमने कि योजना कितने प्रकार की होती है, योजना 3 प्रकार की होती हैं, उसी में से यह किस प्रकार की योजना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है केंद्रीय क्षेत्र की योजना है बेटा। कौन क्षेत्र की, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो केंद्रीय क्षेत्र की योजना क्या होती है बताइए, कोई बता सकता है। मैं हर रोज जिक्र करता हूं तीनों प्रकार की योजना को। ऐसी योजनाएं जिनका फाइनेंस एंड मैनेजमेंट यानी कि वित्तीय सहायता और प्रबंधन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, ऐसी योजना को केंद्रीय क्षेत्र की योजना बोलते हैं। इसी तरीके से ऐसी योजना जिनका प्रबंधन और वित्तीय सहायता राज्य के द्वारा की जाती है, ऐसी योजना को राज्य क्षेत्र की योजनाएं कहते हैं। लेकिन कुछ योजनाएं होती हैं जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर क्या करते हैं, वित्तीय सहायता और प्रबंधन करते हैं, तो ऐसी योजना को केंद्रीय वित्तीय सहायता योजना बोलते हैं। केंद्र राज्य क्षेत्र की योजना यानी कि दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है साहब। नोडल मंत्रालय कौन सा है, किस मंत्रालय के अधीन यह योजना है, शिक्षा मंत्रालय के अधीन। किसके बेटा, शिक्षा मंत्रालय। तो भाई मेरे एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ आपको पता चलेगी, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है, ठीक है। क्लियर पॉइंट, यहाँ तक ये चीज़ आपको पता चल गई। तो कोई मुझे तो हमारा हो गया फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। क्या आप मेरे को बताएंगे कि इस योजना से किस उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकते हैं, क्या हमें फायदा होगा, मेन पर्पस क्या है इस योजना को, ठीक है। हमने पढ़ लिया टेक्निकल वर्ड की क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन की बात हो रही है, तो क्या है बेसिकली, शिक्षा मंत्रालय है, नोडल मंत्रालय। तो बेसिक सी बात है कि यह योजना शिक्षा से जुड़ी हुई होगी। तो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि सभी स्टेट्स एंड यूटीज में जो तकनीकी शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में सुधार, ठीक है, समानता हो, गवर्नेंस में सुधार हो, इसके लिए इस योजना को लाया गया, ठीक है। तो यह योजना बेसिकली जो योजना है, यह योजना NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप है, ठीक है। तो एक और चीज आपको पता चली। अब मैंने एक बात की थी, अभी हमने बात की थी कि वित्तीय सहायता मंजूर कर दी गई है, तो कितने रुपए, कितना अमाउंट इस योजना के लिए सैंक्शन किया गया है। तो इस योजना के लिए 2025-26 से कितना, 25-26 से 2025-26 से 2029 और 30 के लिए बेटा कितना अमाउंट सैंक्शन किया गया है, 4200 करोड़। कितना, 4200 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया इस योजना के लिए, ठीक है। ठीक, तो यहां तो समझ में आ गया।
एक इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है इस योजना से संबंधित वह यह है कि 2100 करोड़ रुपए हमने क्या किया, 2200 करोड़ रुपए की बात की यहाँ पे, तो 2200 करोड़ में से 2100 करोड़ रुपए हमें मिलेगा क्या, एज ए लोन, ऋण के रूप में। कहाँ से ले रहे हैं हम ऋण, तो इसमें से 2100 करोड़ रुपए हम ले रहे हैं ऋण के रूप में। ऋण के रूप में ऋण कहाँ से मिलेगा, ऋण मिलेगा हमें वर्ल्ड बैंक से, यानी कि विश्व बैंक से हमने ऋण लेने की हमने बात की है इस योजना के लिए। ठीक है साहब, यहाँ तक क्लियर पॉइंट। ठीक है, तो आई होप कि आपको योजना उस कौन से प्रकार की योजना है, मंत्रालय कौन है, लक्ष्य क्या है, ठीक है, सब कुछ पता चल गया होगा, राइट। तो इसका इंपॉर्टेंस आप इस तरह समझिए कि इससे क्या बनेगा, मेकर्स लैब बना सकते हैं, ठीक है, कौशल केंद्र हम बनाएंगे, रोजगार क्या है उसके, जो कौशल प्राप्त कार्यकर्ता हो, कौशल प्राप्त करने के बाद एक छात्र जो बनेगा वो क्या है, रोजगार के लिए उसे दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह उसके पास क्या है कौशल है, क्योंकि हम कौशल केंद्र स्थापित भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो मुझे बताइए किस, और एक चीज और बताइए, यह योजना जो मेरिट की हम बात कर रहे हैं, यह योजना कौन से ऑडियंस को टारगेट कर रही है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई बात है, NEP 2020 से जुड़ी हुई बात है, तो जाहिर सी बात है यह जो योजना है वह शिक्षा से जुड़े हुए छात्रों के जीवन को टारगेट करेगी। तो भाई मेरे बेसिकली इसे यहाँ पे एक वर्ड ध्यान से पढ़ना, टेक्निकल एजुकेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो टेक्निकल एजुकेशन जुड़े हुए जो भी संस्थान है उसको यह टारगेट करेगी। ठीक है, तो टेक्निकल एजुकेशन जो भी रहेगी उससे जुड़े हुए सारे संस्थान इसमें शामिल रहेंगे। ठीक है, चाहे वो हम बात करें IITs की, चाहे हम बात करें इंजीनियरिंग संस्थान की बात करें, चाहे हम पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात करें, सारे कॉलेज में क्या है, इसमें संस्था में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके लाभार्थी के रूप में क्या कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको योजना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब चलेंगे हम नेक्स्ट योजना की तरफ, और नेक्स्ट हमारा है कि PM ई ड्राइव योजना। PM ई ड्राइव योजना यानी कि प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव से जो जो समझ लीजिए, ऐसे ही समझिए पहले, PM इलेक्ट्रिक ड्राइव योजना है क्या, करंट अफेयर्स में क्यों है कि केंद्रीय बाहरी उद्योग मंत्रालय ने, किसने, केंद्रीय बाहरी उद्योग मंत्रालय ने PM ई ड्राइव योजना की अवधि 31 मार्च 2026 से आगे करके बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी है। 31 मार्च 2025 होना चाहिए, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 2025 कर लेंगे आप इसे। ठीक है, मैं सही कर देता हूँ, करेक्ट कर देता हूँ, आप भी करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से 2025। ठीक है, 2025 से बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी है। तो यह योजना क्यों न्यूज में आ गई, क्योंकि जो बाहरी उद्योग मंत्रालय ने है उसने PM ई ड्राइव योजना को सॉरी, तो PM ई ड्राइव योजना को जो उसकी अवधि है, जैसे हम कोई योजना चलाते हैं तो एक निश्चित कालखंड के लिए चलाते हैं, हमने ये योजना की बात की, तो हमने क्या बताया कि यह योजना कितने कालखंड के लिए रहेगी, 2025-26 से लेकर 2029-30 तक लागू रहेगी। इसके लिए फंड सैंक्शन किया गया है। इसी तरीके से इस योजना को लागू किया गया था, लेकिन अब उसको क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया गया 1 साल के लिए, और कि 31 मार्च 2025 से अब यह चलेगी 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, तो मुझे बताइए कि ये चर्चा का विषय बन गया, न्यूज आ गई। अब आपको इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, स्टैटिक पार्ट पता होना चाहिए। तो वापस से हम बात करेंगे कि यह किस प्रकार की योजना है, तो यह भी ऑब्वियस सी बात है, कैसी योजना है, केंद्र क्षेत्र की योजना है। कैसी बेटा, केंद्र क्षेत्र की योजना है। तो भाई लिख दो, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो अब मुझे एटलीस्ट अब नहीं बताना पड़ेगा कि केंद्र क्षेत्र की योजनाएं क्या होती है, ये आपको पता चल गया होगा कि केंद्र क्षेत्र की योजनाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमें पता चलेगा कि यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस योजना से संबंधित जो भी फंड होगा, जो भी मैनेजमेंट होगा, जो भी प्रबंधन होगा, जो भी वित्तीय सहायता होगी, कौन करेगा, केंद्र सरकार के द्वारा इसको वहन किया जाएगा। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के साथ इसको लाया गया था, किस उद्देश्य के साथ इस योजना को लाया गया था। थोड़ा इस योजना का उद्देश्य था कि जो इलेक्ट्रिक वाहन है, EV व्हीकल है, उनका अडॉप्शन तेजी से उनका अडॉप्शन हो, यानी कि लोग उनको जल्दी से एक्सेप्ट करें। ठीक है, उसके लिए एक्सेप्ट करें। नंबर 2, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि हम बात करें चार्जर्स की, हम बात करें जो चार्जिंग स्टेशन है उनकी हम बात करें। ठीक है, और हम बात करें आत्मनिर्भर भारत, इन सब चीज़ को बढ़ाने के लिए इस योजना को लाया गया। तो उद्देश्य आपको पता चला कि मेन उद्देश्य क्या था कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके एडॉप्शन को बढ़ाना, दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाना, थर्ड पॉइंट जो मैन्युफैक्चरिंग है
उसकी क्षमता को बढ़ाना। कौन सी मैन्युफैक्चरिंग? इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग की हम बात कर रहे हैं। तो ये हो गया उद्देश्य। अगर मैं लक्ष्य की बात करूं, किस लक्ष्य के साथ, लक्ष्य क्या है इस योजना का? लक्ष्य क्या है इस योजना का, बताइए जरा। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर है, एम्बुलेंस हो गया, ई ट्रक हो गए, ई बस हो गए, इनके संचालन को क्या देना, इन सबको क्या करना, प्रोत्साहन देना। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं इस योजना का लक्ष्य था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना, उसको प्रोत्साहन देना, उसकी एक्सेप्टेंस को बढ़ाना। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है चीजें। तो आपको पता चला केंद्र क्षेत्र की योजना है, उद्देश्य पता चल गया आपको लक्ष्य पता चल गया। ठीक है, क्लियर पॉइंट। ठीक है साहब, चलो पता चल गया न्यूज में क्यों थी, स्टैटिक पार्ट आपके सामने आ गया है। मेरा एक क्वेश्चन है कि पीएम ई ड्राइव योजना, पीएम ई ड्राइव योजना कब लॉन्च की गई थी? आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, लॉन्च डेट। ठीक है साहब, चलो थैंक यू। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है पशु स्टेम सेल बायोटेक। पशु स्टेम सेल बायोटेक हमारा न्यूज है ने, और यह चर्चा का विषय क्यों बना, क्यों यह न्यूज में है? क्योंकि भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोटेक और प्रयोगशाला का उद्घाटन राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में किया गया है। यानी कि जो पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कर दिया गया है। कहाँ बन रहा है बेटा? ये बन रहा है NIAB हैदराबाद में। कहाँ बन रहा है? हैदराबाद में स्थापित इसे किया गया है। यानी कि पहला मॉडर्न पशु स्टेम सेल बायोबैंक एंड प्रयोगशाला, दोनों चीज कहाँ बन रही है? राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में बन रही है। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन ये आता है कि स्टेम सेल क्या होती हैं, स्टेम कोशिकाएं क्या होती हैं? क्योंकि एक वर्ड दिखा मुझे यहाँ पे, क्या? स्टेम सेल। तो एटलीस्ट मुझे पता नहीं चाहिए, तभी तो मैं न्यूज समझूंगा कि भाई स्टेम सेल हो क्या रहा है, तो क्या है जिसके लिए ये सब चीजें बनाई जा रही हैं, क्या दिक्कत आ रही है ना? कौन सा हमने बड़ा तीर मार लिया है, लेकिन पता चले तब ना। तो ठीक है, डोंट वरी, आप GS 365 देख रहे हैं तो परेशानी की जरूरत ही नहीं है, बस कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, वीडियो देखिए, मजे लीजिए। तो भाई स्टेम कोशिकाएं क्या होती हैं? तो स्टेम कोशिकाएं किसी भी प्रकार की नई कोशिकाओं में बदल जाती हैं। ऐसी कोशिकाएं जो किसी भी प्रकार की नई कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं, तब्दील हो जाती हैं, उन कोशिकाओं को स्टेम कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, यानी कि इनके अंदर क्या होती है? खुद को परिवर्तित करने की क्षमता होती है, यानी कि दोबारा से खुद को बनाने की क्षमता होती है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। यानी कि पता चल गया स्टेम सेल क्या होता है। अब बात करेंगे बायोबैंक। पशु स्टेम सेल बायोबैंक क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो स्टेम जो बायोबैंक है, इसमें क्या होता है? स्टेम सेल कल्चर यूनिट, 3D बायो प्रिंटर है ना, बैक्टीरियल कल्चर क्लब नहीं, लैब। ठीक है, ये सब क्या होती है? इनकी प्रमुख विशेषताओं के रूप में हम देख सकते हैं किसके दिन में? बायोबैंक, जो पशु स्टेम बायोबैंक है उसमें क्या क्या हमें देखने को मिलेगा? स्टेम सेल कल्चर यूनिट मिलेगा, 3D बायो प्रिंटर मिलेगा, बैक्टीरियल कल्चर लैब मिलेगा। ठीक है, ऐसी चीजें हमें देखने को यहाँ पे मिलने वाली हैं। अगर इसके महत्व को थोड़ा समझें कि इसको हम जो स्थापित कर रहे हैं, इसका क्या महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या जरूरत पड़ी थी हमें इसको स्थापित करने की? तो पशुधन के लिए जो पशु होते हैं उनके रीजनरेटिव मेडिसिन, सेल थेरेपी, इन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसका एक अपना महत्व है। ठीक है, क्लियर पॉइंट, समझ में आ गई क्या महत्व है? जो हमारे पशु हैं उनके रीजनरेटिव मेडिसिन जो होती हैं या फिर सेल थेरेपी पर ध्यान देने के लिए यह एक इंपॉर्टेंट इसका महत्व है। ठीक है, क्लियर पॉइंट, क्लियर, राइट। दूसरा पॉइंट समझिए कि हाँ, नेक्स्ट पॉइंट समझिए, सहायता किस प्रकार सहायता करेगा? इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता, यानी कि हम बात कर रहे हैं BIRAC की, हम बात कर रहे हैं NBM के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। जो हम बात कर रहे हैं इसको सहायता कौन करेगा, किस प्रकार से क्या क्या सहायता प्रोवाइड की जाएंगी? तो यह राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत इसको सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, और कौन करेगा? BIRAC भी इसको सहायता प्रदान करेगा। अब मेरे को मैंने एक वर्ड बोला यहाँ पे, राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन। क्या बोला बेटा? राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन, NBM। ये क्या बवाल आ गया नया भाई? सर आप तो एक के बाद एक नई नई चीज सिखा रहे हो, एक को समझते दूसरा गायब नया आ जाता है फिर से। तो NBM को बेटा 2017 में स्थापित किया गया था। 2017 में, कितने में? 2017 में इसको स्थापित किया गया था। उद्योग एकेडमी जगत के मध्य, उद्योग एकेडमी इंडस्ट्री के मध्य सहयोग के लिए यह एक मिशन के रूप में इसे मंजूरी दी गई थी, और इसका उद्देश्य था कि जो बायोफार्मास्यूटिकल है उसके विकास को तेजी लाना।
ठीक है। तो NBM को क्यों लाया गया, 2017 में लाया गया था, और इसका उद्देश्य था कि जो बायो फार्मास्यूटिकल के विकास को तेज करना, इसका उद्देश्य था, और 2017 में से लाया था। और ये किसको हेल्प करने वाला है, ये हेल्प करने वाला है हमारे पशु स्टेम बायो बैंक, पशु स्टेम सेल बायो बैंक को अब ये हेल्प करने वाला है। इसके साथ BIRAC भी, जन दोनों मिलकर इसकी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है यहाँ तक, चलो समझ में आ गया न्यूज़। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कैच ग्रांट कार्यक्रम, यानी कि कैच अनुदान कार्यक्रम। कैच का फुल फॉर्म अगर बात करूं, कैंसर AI एंड प्रौद्योगिकी चुनौती चैलेंज। C से कैंसर, A से AI, T से टेक्नोलॉजी और CS से चैलेंजेस। सो क्या हुआ है, इंडिया AI मिशन ने कैंसर AI एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज लिखा हुआ है शुरू करने की घोषणा की है। तो कैच योजना को कैच ग्रांट्स को किसने शुरू किया, पहले तो समझ लीजिए, इंडिया AI मिशन ने। किसने किया बेटा, इंडिया AI मिशन ने। अब इंडिया AI मिशन क्या है, इंडिया AI मिशन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक प्रमुख मिशन है। यानी कि इंडिया AI खुद में एक मिशन है, और उस मिशन ने कैच ग्रांट को स्टार्ट करने की घोषणा की है। ठीक है, समझ में आ गया, दोबारा सुन लीजिए। इंडिया AI क्या है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक प्रोग्राम है। तो सुन लीजिए, इंडिया AI खुद एक मिशन है, खुद एक प्रोग्राम है, किसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मंत्रालय के अंतर्गत, MEITY के अंतर्गत खुद एक क्या है, मिशन है, एक प्रोग्राम है। और इस मिशन ने क्या किया, एक और मिशन लॉन्च किया है जिसे बोल रहे हैं हम कैच ग्रांट्स। कैच यानी कि कैंसर AI एंड टेक्नोलॉजी चैलेंजेस, राइट। इस मिशन को शुरुआत की है, तो आप याद रख सकते हैं इस मिशन को कब स्टार्ट किया जा रहा है, 2025 में से स्टार्ट किया जा रहा है बेटा। अभी हो सकता है न्यूज़ आपको ये पेपर में आ जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं आए तो आप आगे के लिए इसे याद रख सकते हैं, डेट को कब स्टार्ट हुआ था। अरे यार, कब किया था स्टार्ट, 2025 में से स्टार्ट किया गया है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। अब हम बात करेंगे, पहले समझेंगे कैच AI क्या है, इसके बारे में जानेंगे, इसे क्या उद्देश्य है, किसके साथ क्यों इसे प्रारंभ किया गया, स्टार्ट किया गया, सब कुछ समझने वाले, तो आराम से जस्ट बैठ जाइए। ठीक है, तो पहले मैं बात करूंगा उद्देश्य को लेकर कि कैच का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है बेटा, पहले हम जानेंगे इसको उद्देश्य को लेकर, उद्देश्य क्या है। ठीक है साहब, हम पहले उद्देश्य को समझेंगे। उद्देश्य क्या है कि अब समझो, भारत में जो कैंसर के पेशेंट हैं, तो कैंसर के जो पेशेंट हैं, कैंसर क्षेत्र है, उसके देखभाल में AI के सॉल्यूशंस को शामिल करना। ठीक है, और उसके उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ इसे स्टार्ट किया गया। यानी कि जो कैंसर पेशेंट हैं, कैंसर एरिया है, जो कैंसर क्षेत्र है, जिन क्षेत्रों में, यानी कैंसर की समझ लो, जो व्यक्ति कैंसर से जुड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों को कैंसर से संबंधित समाधान और उसके प्रयोग को बढ़ाने के लिए, उसके एडेप्टेशन को बढ़ाने के लिए इस प्रयोग को स्टार्ट किया गया है। ठीक है साहब, डन। चलो नेक्स्ट हमारा है कि यह किसके सहयोग से चल रहा है, सहयोग किसका है, तो भाई राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड। क्या है बेटा, राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड, राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड की साझेदारी के साथ यह एक क्या है, जॉइंट प्रोग्राम है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है, समझ में आ रहा है अभी तक, दोबारा सुन लीजिए अगर समझ में नहीं आया। चलो ठीक है, दोबारा रिवाइट कर देते हैं एक बारी। चलो तो दोबारा सुन लीजिए, कैच हमारा न्यूज़ था, कैच अनुदान कार्यक्रम। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इंडिया AI मिशन ने, जो कि खुद अपने आप में एक मिशन है, उसने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, उद्देश्य क्या था कि जो कैंसर पेशेंट हैं, जो कैंसर वाले एरियाज हैं, उन क्षेत्रों में जो कैंसर से रिलेटेड एरियाज हैं, एरिया यानी कि जहां पर अगर कोई व्यक्ति से कैंसर से संबंधित कोई डाटा है, उसको हम AI की तरह यूज कर सकते हैं। कोई भी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम है कैंसर से रिलेटेड, हम उसमें AI को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, और उसकी जो एडेप्टेशन है उसको बढ़ाने के उद्देश्य के साथ कैच कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है। ठीक है साहब, किसकी सहायता से स्टार्ट किया जा रहा है, नेशनल कैंसर ग्रिड के द्वारा की सहायता के सहयोग के साथ कह लो, इसको क्या किया जा रहा है, प्रोग्राम के रूप में शुरू किया गया है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ रहा है कि हम बात करें कि जो समर्थन है, क्या समर्थन है, क्या बेसिस है। तो जो भी प्रोजेक्ट चुने गए हैं उनके लिए 50 लाख रुपए की पायलट फंडिंग मिलेगी, है ना, समझ में। चुने गए प्रोजेक्ट को तय किए गए चरणों की उपलब्धि के आधार पर 50 लाख रुपए की पायलट फंडिंग मिलेगी। साथ ही उन्हें मिलेगा मेंटरशिप, कैंसर इलाज से जुड़े हुए क्लिनिकल वेंटिलेशन साइट तक पहुंच, अपने कार्य को NCG नेटवर्क एवं इंडिया AI जो समर्थित जो भी चैनल्स हैं
उनके तहत क्या करें, प्रसार करने का अवसर मिलेगा। यानी कि जिस व्यक्ति के द्वारा, जिस सपोज करो मुझे ले लो, मैं हूं और मेरे को कैंसर सपोज करते हैं ना, होगा है नहीं वैसे, है ना, अब हुई तो पता नहीं क्या है। अब राइट, तो क्या करेंगे, मुझे मिलेगा 50 लाख रुपए, साथ ही साथ मुझे मिलेगी मेंटोरशिप, साथ ही साथ मुझे मिलेगा एक्सेस जो नेशनल ग्रिड नेटवर्क है उसका, और इंडिया एआई संबंधित जो भी चैनल्स हैं उन सब में क्या करना, मुझे उन सबका एक्सेस मिलेगा, और मेरे डाटा का क्या मिलेगा, प्रसार करने का मुझे अवसर मिलेगा, नए डॉक्टर्स तक पहुंच का मुझे अवसर मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से लोगों के साथ ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी चलाया जाएगा। ठीक है, चलो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है नशा मुक्त अभियान। नशा मुक्त अभियान यानी कि करंट में क्यों है, हाल ही में नशा मुक्त अभियान की शुरुआत की गई है, 5वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नशा मुक्त अभियान की 5वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, और शुरुआत कब से हुआ था बेटा, 2020 में से स्टार्ट किया था, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। इस अभियान के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। इस अभियान के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है, बताइए किस मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। केंद्रीय सामाजिक न्याय लिख देता हूं यहां पे, मंत्रालय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत। ठीक है, क्लियर। 2020 में स्टार्ट हुआ था, किस मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत इसको स्टार्ट किया गया था 2020 में। यहां तक क्लियर है, बैकग्राउंड क्लियर है। चलो बैकग्राउंड क्लियर है, तो अब समझते हैं कि मुझे ये बताइए कि थोड़ा सा खगोलते हैं, बताइए कि भारत के संविधान है, उस संविधान में कुछ स्वास्थ्य से रिलेटेड या फिर हानिकारक पदार्थों के सेवन से संबंधित कोई आर्टिकल दिया हुआ है या नहीं। यानी कि अब आप ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं और इस न्यूज़ से संबंधित पॉलिटी का कुछ सेगमेंट है जो आपको याद रखना है और जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है साहब, तो बताइए पॉलिटी का कौन सा सेगमेंट है जो यहाँ पे हम कवर करेंगे, जिससे हम यहाँ पे संविधान के किस सेगमेंट को यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं विद द न्यूज़। तो भाई आपको याद है डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, याद है नहीं याद है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व याद है या नहीं याद है। और इसका आर्टिकल 47 कितने बच्चों को याद है, आर्टिकल 47 कितने बच्चों को याद है, बताओ जरा। आर्टिकल 47 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों पर के सेवन पर रोक लगा सकता है। यानी क्या कह रहा है, कलर चेंज करना पड़ेगा, दिखेगा ही नहीं तो। ठीक है, तो भाई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों के सेवन पर रोक लगा सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 7। ठीक है, तो ये राज्य कर सकता है, ऐसा नहीं आप ये कह सकते राइट टू चॉइस है, मैं तो मेरा पीने का अधिकार है और मैं छोड़ नहीं सकता, ऐसा नहीं है, है ना। तो आपके पीने के अधिकार के ऊपर राज्य के निर्देशक तो हावी हो जाते हैं और आपके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के आधार पर आपका जो फंडामेंटल राइट है पीने का अधिकार, उसे यहाँ पर क्या करेगा, सस्पेंड किया जाएगा और बहाल किया जाएगा डीपीएसपी को अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 47। ठीक है साहब, अब आते हैं वापस न्यूज़ पर कि नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है कि लोगों को नशीले पदार्थों का सेवन करने से रोकना, पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और प्रभावित लोगों का इलाज करना। यानी कि पहले तो क्या करना है बेटा, एक मिनट, पहले तो आपको हमें क्या करना है, सेवन को रोकना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेवन को रोकना है। दूसरा क्या है, जो प्रभावित लोग हैं, प्रभावित लोग उनका क्या करना है, इलाज करना है, प्रभावित लोगों का इलाज करना है। थर्ड क्या कर सकते हैं हम, थर्ड कर सकते हैं पुनर्वास करना, दोबारा से स्थापित करना, चाहे फाइनेंशियल कह लो, चाहे नशा छुड़ाने के लिए उसमें लाएगा किसी व्यक्ति को नशा मुक्त केंद्र में, वापस से घर भेजना, इस तरह समझ लीजिए। ठीक है, क्लियर पॉइंट, राइट। और कुछ है इसके मतलब, चलो ठीक है। इसकी जो एजेंसी है जो काम करती है इसको लागू करने के लिए, वो है हमारे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, आप ये याद रख सकते हैं नारकोटिक्स, एक मिनट यहाँ दिखेगा ही नहीं, यहाँ देता हूँ,
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, स्पेलिंग गलत हो गई ब्यूरो की भाई, ठीक है सही कर लेना, स्पेलिंग गलत है ब्यूरो की, ठीक है स्पेलिंग गलत है ब्यूरो की, ब्यूरो ठीक कर लेना, ठीक है साहब। तो ये हो गया हमारा पूरा कंफर्म न्यूज एनालिसिस स्टैटिक पार्ट विद द न्यूज फुल डिटेल। अब आएंगे हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज। अब वो क्या है कि पुराने वाहनों पर प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम राहत, यानी कि हाल ही में, यानी कि आज ही जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तभी क्या हुआ है, न्यूज आई है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों पर जो प्रतिबंध के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है, यानी कि जो पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगा हुआ था जिस अधिनियम के माध्यम से, उस पर क्या लगा दी है, अस्थायी रूप से रोक लगा दी है, यानी कि अब वह क्या है, वह जो अधिनियम है वह क्रियाशील नहीं रहेगा, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे जो एक डिबेट है वो बनी कौन सी, कि वैज्ञानिक और तकनीकी नीतियों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और नागरिकों के अधिकारों के बीच एक डिबेट यहाँ पे उठ खड़ी हुई है, ठीक है क्लियर पॉइंट। हालांकि वर्तमान में क्या हुआ है, वर्तमान में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उससे अंतरिम राहत के रूप में देखा जा रहा है, किसके द्वारा, जिनके पास ऐसे डब्बे इकट्ठे हो गए थे, ठीक है क्लियर पॉइंट, ठीक साहब, ठीक है। मैंने एक वर्ड यूज किया यहाँ पे अस्थायी रूप से, यानी कि वह यह एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ठीक। यह कब तक लागू रहेगा, यह कब तक लागू रहेगा बताइए, यह कब तक लागू रहेगा, यह तो जब तक लागू रहेगा जब तक दिल्ली सरकार इस एक याचिका दायर करके इस पर पुनर्विचार की समीक्षा के लिए नहीं कहती, तब तक यह नियम, तब तक यह डिसीजन क्या रहेगा, लागू रहेगा, ठीक है समझ में आ गया क्या केस है। अब आते हैं कि प्रतिबंध क्यों लगाया गया, पृष्ठभूमि क्या है इससे संबंधित वो जानते हैं। जो एनजीटी है, एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 2015 में जो एक गंभीर वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहन हैं उन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया था। पूर्ण प्रतिबंध यानी कि बिना किसी एक्सेप्शन के सभी पर यह लागू होने वाला था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 10 वर्ष से पुराना जो वाहन है डीजल वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराना पेट्रोल वाहन क्या हो गया था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं था, ठीक है क्लियर, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस फैसले को बरकरार रखा और इस पर क्या किया, कानूनी रूप से लागू भी किया था, लेकिन अभी क्या कर दिया है, अभी इसे बहाल कर दिया है, अंतरिम रूप से इस पर रोक लगा दी है। यह कब तक रहेगी, जब तक दिल्ली सरकार इस डिसीजन को मतलब दोबारा से जांचने के लिए याचिका दायर नहीं करती। हालांकि दिल्ली सरकार का रुख क्या है, दिल्ली सरकार का ये मानना है कि जो आयु आधारित प्रतिबंध है पुराना है और अनुचित है। कैसे कह सकते हैं कि देखो एक चीज समझिए, इस चीज को समझिए, जिससे जिम्मेदार वाहन को व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बेसिकली देखो एक चीज समझिए आप, सिंपल सी, जैसे मैं हूं, मेरे पास पर्सनल कार है और उस कार को मेरे पास 6 ईयर्स हो गए, 6 साल हो गए, और वह चली है मात्र 15,000 किलोमीटर, ठीक है। एक वहीं कोई दूसरा पर्सन है जिसने सेम टाइम पे कार निकाली थी, हमने एक साथ कार निकाली थी, और वो चला रहा है उबर ओला टैक्सी में, उसने उस कार को बहुत अच्छे से यूज कर लिया। तो एक क्या हो गया कि 15 साल बाद जब दोनों की कार क्या होगी, अकॉर्डिंग टू एनजीटी डिसीजन, तो क्या होगा, 15 साल बाद मेरी कार खराब हो जाएगी, उसकी भी खराब हो जाएगी, बट उसकी कार जो पॉल्यूशन कर रही है, लेकिन मेरी कार पॉल्यूशन नहीं कर रही होगी, क्योंकि मेरी कार का यूज हमने नहीं किया है प्रॉपरली, ठीक है। तो दिल्ली सरकार का यही रुख है कि ऐसा नहीं है कि जो आयु आधारित है जो प्रतिबंध है वह पुराना तरीका है और एक अनुचित है, जिससे क्या होता है, जातियां होने का हमें देखने को मिल रहा है, जिससे जिम्मेदार वाहनों में व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनका मानना है कि प्रदूषण का जो मापन है वह वैज्ञानिक रूप से होना चाहिए और वास्तविक उत्सर्जन के आधार पर होना चाहिए, ना कि वाहन की उम्र से। अब चीज मुझे बताइए कि एक कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, एक तरफ आप कह रहे हैं, एक तरफ आप ये कहते हैं कि भाई आप वो ले लीजिए, पॉल्यूशन हम करा रहे हैं, ठीक है, हमारे पास कार है, मैंने पॉल्यूशन कराया, राइट, मेरी गाड़ी अकॉर्डिंग टू पॉल्यूशन मेरी गाड़ी फिट है फॉर द रनिंग, यानी कि मेरी गाड़ी रोड पे चलने के लिए फिट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनजीटी डिसीजन वो क्या कह रहा है कि आप गाड़ी खत्म हुई डॉक्यूमेंट्स में, तो किसको माने है भाई, किसको माने। तो सरकार का रुख है कि वास्तविक जो उत्सर्जन है उसके आधार पर हम चेक करें, ना कि एज के आधार पर, यानी कि अगर पॉल्यूशन गाड़ी
पॉल्यूशन कंट्रोल जो सर्टिफिकेट है वो ये कह रहा है कि हाँ आपकी गाड़ी फिट है रोड पर चलने के लिए, तो फिर इस आधार पर कि आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है, इस आधार पर आपकी गाड़ी को प्रतिबंधित ना किया जाए। यह रुख है दिल्ली सरकार का। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। चलो, है ना। अब यहाँ पे आइए, मैंने एक वर्ड बोला वास्तविक उत्सर्जन स्तर, है ना। तो वास्तविक उत्सर्जन स्तर के आधार पर हम चेक करेंगे तो कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं जिनको हम दिल्ली सरकार चाहती है कि इनको हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि वाहन का माइलेज के आधार पर हम बता सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि जिस तरीके से वाहन क्या होता है, पुराना होता है, उसकी माइलेज होती है वो कम होती जाती है ना। उसकी कंडीशन को देख के बता सकते हैं। ठीक है, राइट। रेगुलर फिटनेस चेक होना चाहिए। सीएनजी या इलेक्ट्रिक जैसे कुछ भी रेट्रो फिटिंग है उनका ऑप्शन उनके पास होना चाहिए, है ना। तो दिल्ली सरकार अदालत से क्या चाहती है कि केंद्र तथा वायु गुणवत्ता प्रबंधन CAQM के प्रतिबंध की प्रासंगिकता जो भी है वह एक वैज्ञानिक उस पर एक अध्ययन करने का निर्देश एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट दे दे, ताकि जो समाज में संतुलन नीति को बनाए रखने के लिए पर्यावरण की रक्षा करे तथा जो नागरिक हैं उनके अधिकारों का भी सम्मान हो। यानी कि दिल्ली सरकार चाहती है कि एक वैज्ञानिक अध्ययन हो, ठीक है, जिससे जो पर्यावरण की रक्षा भी हो और नागरिकों के अधिकारों का भी सम्मान बना रहे। ऐसा ना हो कि अब नागरिकों का अधिकार का सम्मान बचा लिए लेकिन पर्यावरण को नुकसान हो जा रहा है। ठीक है, तो मुझे बताइए कि इससे क्या फिलहाल हमें इस जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, इसका हम क्या इंपॉर्टेंस, क्या महत्व के रूप में समझ सकते हैं। तो आप समझिए, फिलहाल उन मालिक हैं जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। यानी वो क्या है, अपना वाहन यूज कर सकते हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, चलो। हालांकि जो नियम है वो बनेगा कि किस तरीके से जो सामाजिक वास्तविकता के अनुकूल और पर्यावरण के अनुकूल काम हो, नियम हो, वो सब समय के साथ साथ आ जाएगा। ठीक, अभी के लिए ये डिसीजन है जब तक दिल्ली सरकार याचिका दायर ना करेगी। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि जयपुर में भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग शुरू हो गया है। यानी कि जयपुर में AI बेस्ड कृत्रिम वर्षा शुरू हो गई है। और यह कहाँ पर हुई है? यह बेटा हुई है रामगढ़ बांध पर। कहाँ पर? रामगढ़ बांध पर। यह रामगढ़ बांध पर स्टार्ट की गई है इसे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रामगढ़ बांध पर स्टार्ट किया गया है, राइट। और यह बांध लगभग सूखा होता है, इसे पुनर्जीवित करने के लिए इस बांध को चुना गया है ताकि जैव विविधता, कृषि और जो वाटर सप्लाई उसको बढ़ावा दे सके, पुनर्जीवित इन्हें कर सके। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम AI का क्लाउड सीडिंग में प्रयोग किया जा रहा है। भारत में पहली बार कृत्रिम वर्षा कराने के लिए ड्रोन और AI को एक साथ मर्ज करके क्लाउड सीडिंग तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि यह क्या है, यह एक पायलट प्रोजेक्ट है जो पहले सोचा गया था कि राजस्थान के अभी जयपुर में चल रहा है। ठीक है, जो बांध है यह लगभग 129 साल पुराना है। कितना बेटा? लगभग 129 साल पुराना है ये बांध, जहाँ जो लगभग सूखा पड़ा था पिछले 20 सालों से, और 1981 से अब तक इसे पूरी क्षमता से भरा नहीं गया है, तो इसलिए इसको चुना गया था। ठीक, भारत और USA का प्रोजेक्ट है ये, आप समझ याद रख सकते हैं, USA प्लस इंडिया। एक मिनट, इंडिया और USA का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो कंपनियां हैं जेनेक्स, AI और राजस्थान सरकार दोनों मिलकर इसे बना रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, एक मन में ख्याल आना चाहिए कि इसी बांध को क्यों चुना गया, कोई और भी बांध थे उसको चुन लेते, है ना। तो इनिशियली जब इसकी बात चल रही थी तो सबसे पहले चुना गया था मानसागर बांध पर, विचार किया जा रहा था कि मानसागर बांध को चुन लीजिए। बट वहाँ क्यों चुना गया था? वो पहले तो उसका जो साइज है तुलनात्मक रूप से कंपेरेटिवली इस बांध से छोटा है। ठीक है, दूसरा उसके पास जनसंख्या ज़्यादा है, लोग रहते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है कि उसको ना चुन करके रामगढ़ बांध को चुना गया। यह बांध बड़ा भी है और वर्तमान में क्या है, सूखा भी है, कि बारिश अगर होगी तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। 1981 से अब तक इसका फ्री यूज नहीं किया गया है। ठीक है, अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का थोड़ा जाने, क्योंकि SSC है, कुछ भी पूछ लेती है। हालांकि अभी तो पैटर्न चेंज होगा, एडिक्विटी को दिया गया है टेंडर, है ना, तो पैटर्न भी चेंज होगा, देखते हैं क्या होता है। बट आप छोड़ नहीं सकते, SSC है भाई। तो इसे 1897 में स्थापित किया गया, बनाया गया था 1897 ईस्वी में। ठीक है, अब ये महाराजा कौन थे, इन सब चीज़ों को लेके आपको ज़्यादा दिक्कत लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो 1897 में नींव रखी गई थी, 1903 में ये पूरा बन के कंप्लीट हो गया था। क्या ऐसा मुझे बताइए, क्या पहले भी ऐसा हुआ है कि
नहीं, पहले हम जानेंगे, पहले आप जानिए कि टेक्नोलॉजी क्या है, ड्रोन एआई क्लाउड सीडिंग कैसे काम करेगा। ठीक है, तो जो क्लाउड सीडिंग में बादलों में जो सोडियम क्लोराइड है, उस सोडियम क्लोराइड को का छिड़काव किया जाएगा, जो संग्रहण नाभिक के रूप में काम करेगा, जिससे जलवाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में संग्रहित होगी और अंतिम रूप से वर्षा होगी। क्या पहले भी इसका प्रयोग किया गया? इस प्रयोग में ताइवान जो है, ये ताइवान से लिया हुआ ड्रोन है बेसिकली। ठीक है, जो सोडियम क्लोराइड का छिड़काव करने के लिए इसको फिक्स किया गया, यानी कि इसको चुना गया। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज और सुन लीजिए, सब लास्ट पॉइंट है मेरी तरफ से, कि राजस्थान में क्लाउड सीडिंग का एक पहले भी प्रयास किया गया था चित्तौड़गढ़ में, जो कि घोसुंडा बांध पर था। किस पर बेटा? घोसुंडा बांध, घोसुंडा बांध पर किया गया था चित्तौड़गढ़ में, और यह असफल हो गया था। यह असफल हो गया था, चित्तौड़गढ़ में घोसुंडा बांध पर होता है, असफल हो गया था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भारत पहली बार इसका प्रयोग कर रहा है। 1951 में भारत ने प्रयोग किया था, जहां पर पश्चिमी घाट पर सिल्वर आयोडीन जनरेटर का उपयोग करके क्लाउड सीडिंग किया गया था, जो पहली बार भारत में किया गया था। तो 1951 में पहली बार क्लाउड सीडिंग भारत में किया गया था पश्चिमी घाट में। ठीक है, ठीक है, तो यह सिल्वर आयोडाइड छिड़काव किया गया था। आपके पास सोडियम क्लोराइड का नंबर है, तो आप याद रखेंगे। एक चीज़ और याद रखना कि बेटा ये जो मैंने अभी केमिकल्स के नाम ले रहा हूँ, उनको भी नहीं छोड़ सकते। अभी जो 2025 का यूपीएससी का जो सिविल आईएएस का एग्जाम, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था कि जो आर्टिफिशियल रेन होता है उसमें कौन कौन से तत्व को वर्षा के रूप में छिड़काव करते हैं, तो सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड दोनों ही ऑप्शन थे। ठीक है, तो आप छोड़ नहीं सकते किसी चीज़ को लेकर। 1952 में भी प्रयोग किया गया था, गुब्बारों भाग छोड़ा गया था, वो सब चीज़ एक बैकग्राउंड हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट न्यूज हमारी है नहीं, नेक्स्ट हमारा थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you are doing well and it will give you it will take you the next level. So I request kindly subscribe the channel and share.